आज हम करेंगे फर्स्ट लेसन, पहला चैप्टर, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल किस तरह से हम उगाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं और फिर उसका प्रबंध करते हैं। अब देखो बेटा, ग्रीष्म अवकाश मतलब गर्मियों की छुट्टियों में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। किसान क्या होता है बेटा? फसल उगाता है, बोता है ना। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। ये औजार कौन यूज़ करता है बेटा? ये औजार किसान यूज़ करता है। तो उन्होंने अपने किसके घर के लेके गए? चाचा के घर। वो चाचा के घर गए थे गर्मी की छुट्टियों में। अब ये है बूझो। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अब देखो बेटा, आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव मतलब जो सांस लेते हैं, जो कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं, जैसे भोजन ग्रहण करना, है ना, उत्सर्जन करना, निष्कासन करना, श्वसन करना, ये सारे जो प्रकर्म करते हैं, पाचन करना, ये सभी सजीव होते हैं। अब पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये तो आपको सबको पता है। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो जंतुओं के भोजन का स्रोत भी क्या है बेटा? पौधे हैं। जैसे क्या है, गाय, भैंस, बकरी, तो ये क्या खाते हैं? ज्वार खाते हैं, जो खेतों में पैदा होती है ना। तो खल खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम भोजन खाते ही क्यों हैं? इसका मतलब ये है, आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों, इनको जैविक प्रक्रम कहते हैं बेटे, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो हमें क्या होता है बेटा? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्या क्या करने के लिए? पाचन मतलब भोजन को पचाने के लिए, श्वसन मतलब सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, और उत्सर्जन क्या होता है? जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हम उसे बाहर निकाल देते हैं, या हम अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं। ये सब उत्सर्जन होता है। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब जो आदमी मांस खाते हैं बेटा, तो उनका भोजन कहाँ से आया? जंतुओं से आया। अब कुछ होते हैं जो पौधे मतलब शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी, तो दोनों से प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर कह रखा है। अब आगे ये कह रहा है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमें क्या होता है बेटा? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। ये उसको पहेली बता रही है। एक विशाल जनसंख्या मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको हम कहते हैं विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। एक तो इसका उत्पादन नियमित होना चाहिए बेटा, रेगुलर होना चाहिए। मतलब हमें ठीक ढंग से, ठीक समय पर इसका उत्पादन, इसको उगाना चाहिए, और फिर इसका उत्पादन मतलब पैदावार होती है। उचित प्रबंधन, फिर उसको रखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हम इसको गोदामों में रखते हैं, वहाँ अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए हमें, और कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। वितरण, फिर इसको इधर से उधर जो हम आयात निर्यात करते हैं बेटा, अपने देश से दूसरे देश में चीज़ों को भेजते हैं, वो होता है वितरण, या मंडियों से लोगों के घरों में भेजना, है ना। तो ये सब है वितरण। तो ये भी हमें सही तरीके से करना चाहिए। मान लो अनाज तो हम उत्पादित कर लें और फिर उसको गोदाम में सही तरीके से नहीं रखें, तो वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा बेटा। इसलिए हमें इनकी सब चीज़ों का क्या करना पड़ेगा? उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण करना आवश्यक है। तो ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण। और सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये तो आप सबको पता है बेटा। और हम सजीव जो होते हैं भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किस किस में करते हैं? विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। अब देखो बेटा, हम कृषि पद्धतियाँ अपनाते हैं अच्छी पैदावार के लिए, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व क्या था?
मनुष्य घुमंतु थे, वो इधर से उधर घूमते रहते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। विचरण मतलब घूमना। वे कच्चे फल एवं सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर मतलब बाद में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले तो बेटा ऐसे ही कच्चे फल सब्जियां खा जाते थे जो लोग होते थे, और फिर वो जंतुओं का शिकार करते थे, फिर उनका मांस खाना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने क्या किया बेटा, खेती करके उन्होंने चावल, गेहूँ और अन्य खाद्य फसलें मतलब खाने की योग्य फसलें जैसे मक्का, धान, है ना, धान चावल को ही कहते हैं बेटा, ठीक है, बाजरा, इन फसलों को उत्पादित कर क्या करा, उसने कृषि का प्रारंभ किया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब गेहूं की फसल बोनी है तो सभी पौधे किसके होंगे, गेहूं के। चावल की, धान की बोनी है तो सभी पौधे किसके होंगे, धान के होंगे। ऐसे आपको उदाहरण याद रखना है, ठीक है बेटा। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने पर क्या कहते हैं, इसे फसल कहते हैं। अब फसलें क्या होती है बेटा, फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। कैसी कैसी होती है, जैसे अन्न होता है, सब्जियां होती है, फल होते हैं। अन्न मतलब अनाज। सब्जियां देखिए आपने अलग अलग टाइप की, फल भी खाए होंगे बेटा, जैसे सेब, अमरूद, केला, है ना। सब्जी बहुत सारी होती है, आलू, शिमला मिर्च, फूल गोभी। तो ऐसे अलग अलग तरह की सब्जियां होती है, अलग अलग फसल होती है। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, मतलब उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अब इतनी बड़ी जगह है तो बेटा क्या होता है, कभी कहीं पे देखा होगा आपने, नानी के घर बारिश आ रही है, आपके घर बारिश नहीं आ रही है ना। ऐसे दादी जी के घर नहीं आ रही है, आपके यहाँ बारिश आ रही है। तो क्या होता है, इतनी बड़ी जो इतना बड़ा हमारे पास ज़मीन है, भूमि है, इतना बड़ा भारत का विशाल क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, मौसम अलग अलग होता है। कहीं पे ताप ज़्यादा है, जैसे आप देखते हो समुद्र में, मुंबई में जाओगे तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं मिलेगी बेटा आपको, वहाँ पे चिपचिपा मौसम ज़्यादा होता है, आर्द्रता होती है। आर्द्रता वहाँ होती है, जैसे बेटा बारिश हो जाती है तो चिपचिपा जो मौसम हो जाता है उसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं इंग्लिश में, ये आर्द्रता होती है। और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ, अब जो पहाड़ी स्थान होते हैं वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं होती है बेटा। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पर वर्षा, बारिश, ताप अलग अलग होता है बेटा। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की, अब हम क्या करते हैं, इस तरह विविध प्रकार मतलब अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्ग में बांटा जा सकता है। अब जो ये आपका आया बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका, खरीफ की फसल। अब खरीफ फसल क्या होती है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से कब तक होती है, जून से सितंबर तक होती है। इसके उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो ये आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है बेटा, और 2 नंबर में भी आपका आ जाता है, खरीफ फसल और रबी फसलों में अंतर बताइए। तो ये आपके लिए जो है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ फसल और रबी फसल। ये आप जब तक पढ़ोगे बेटा, बड़ी क्लासों में भी आपके ये पूछा जाता रहेगा, खरीफ की फसल कौन सी होती है, उसके उदाहरण बताइए, कब बोई जाती हैं। रबी फसल, अब रबी फसल क्या होती है, रबी फसल जो होती है बेटा वो शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। ये उगाई जाने वाली रबी फसलें कहलाती है। जो शीत ऋतु में बोई जाती है बेटा वो फसलें रबी फसलें कहलाती है, और जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये आपने याद रखना, ये रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है बेटा, याद रहेगा। जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। जून से सितंबर तक होती है, मतलब ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर के बाद काट ली जाती है, ठीक है बेटा। और ऐसे रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। ग्रीष्म का मतलब गर्मी में उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धतियाँ, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। अब ये पूछ रहा है, बूझो धान को
हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो बेटा उसे हम किस में उगाएंगे? वर्षा ऋतु में उगाएंगे। अब फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि मतलब जो समय निश्चित है उसी में सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। अब देखो बेटा क्या क्या करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी हम फसल उगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मिट्टी तैयार करते हैं, हम बुआई करते हैं, बुआई मतलब बीजों को बोना, फिर उसके बाद खाद एवं उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई, इसके लिए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं बेटा, कटाई करते हैं, भंडारण करते हैं। भंडारण मतलब जैसे उसको गोदामों तक पहुंचाना और उचित तरह से रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किसी भी फसल को उगाने के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी हैं और इनको सीरियल में याद रखना है बेटा। सबसे पहले क्या काम होगा ये भी पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चन आपको बताती जा रही हूँ जो पेपर में आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बेटा आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले याद रखना मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है बेटा? जो फसल के साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। फिर उनसे सुरक्षा करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है या उन्हें खुरपी से हटाया जाता है जिसे हम निराई कहते हैं। फिर कटाई करते हैं, फिर भंडारण करते हैं, मिट्टी तैयार करना। अब इन सारी चीज़ों को हम आपको अलग अलग करके बताएंगे। अब मिट्टी तैयार करने में क्या होता है फसल, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना क्या होता है बेटा? प्रथम चरण होता है। फसल उगाने से पहले जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? प्रथम चरण होता है फसल उगाने का। ठीक है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को पलटते हैं, जैसे उस पर हम ट्रैक्टर चलाते हैं, पहले हल चलाते थे बेटा, तो पलट देते हैं। और पोला बनाना मतलब, पोला मतलब उसमें छेद छेद हो जाए। अब जब मिट्टी उखड़ेगी तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा? गैप हो जाएगा, वही होता है पोला करना, सॉफ्ट करना। और एक हम उस पर कुछ भी नहीं चलाते तो मिट्टी क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है। देखा होगा आपने, कभी खेत में गए होगे तो जब हम कुछ भी नहीं चलाएंगे उस पर 1-2 महीने अगर वो फसल के बाद ऐसे ही पड़ी रहे हमारा खेत, तो उसमें मिट्टी टाइट हो जाती है। उसको हम पलटने के लिए, पोला करने के लिए, पोला मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हल चलाते हैं। आजकल तो उसमें हम ट्रैक्टर चलाते हैं ना। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। जड़ें क्या हो जाती है? भूमि में गहराई तक जा सकती है जब हम मिट्टी को पोला कर देंगे। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। फिर उनके अंदर हवा, ऑक्सीजन जाती है तो वो आसानी से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, अब ये बताएंगे बेटा। पोली मिट्टी क्या होती है? जो सॉफ्ट मिट्टी है, आपको बताया, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जो मिट्टी में केंचुए होते हैं और छोटे छोटे जो जीव होते हैं बेटा, जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनकी वृद्धि करने में सहायता करती है, क्योंकि उनको अब क्या मिल रहा है? सही तरह से ऑक्सीजन मिल रही है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ये खुद भी पलटते रहते हैं बेटा। छोटे छोटे जीव जो होते हैं, केंचुए आपने देखा जो बारिश में निकल जाते हैं बेटा, रेड रेड कलर के, है ना, वो केंचुए होते हैं। और तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस बनाने का मतलब है मिट्टी को नमी रखते हैं मिट्टी में। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? अब मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है बेटा? अब पोली मिट्टी को कौन अच्छा करता है बेटा, ये भी आप निशान लगा सकते हो। पोली मिट्टी का क्या होता है? ये पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। और ये जीव क्या है? किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, मतलब उसमें नमी बनाते हैं। ठीक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी में क्या क्या होता है बेटा? मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं, कुछ मतलब जिंदे जीव होते हैं, छोटे छोटे, आपने देखे होगा चलते चलते
वो रहते हैं ना। इसके अतिरिक्त मृत पौधे मतलब जो पौधे गल सड़ गए हैं वो भी पड़े रहते हैं, तो वो मृत कहलाते हैं। और जंतु भी जो मर जाते हैं वो भी सब मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। और जीवों द्वारा अपघटित होते रहते हैं। अपघटित होते हैं मतलब उनको छोटे छोटे मिट्टी के रूप में ही बदल दिया जाता है। छोटे छोटे जीव उसको खाते रहते हैं बेटा और मिट्टी की तरह ही बना देते हैं, वो होता है अपघटित होना। इस प्रकार में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। मृत जीवों में पाए जाने वाले जो पोषक होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और फिर मिट्टी किसके द्वारा, पौधों द्वारा ले लिए जाते हैं। जब पौधे उगाते हैं इस मिट्टी में हम, तो वो पौधे इन पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जो कहाँ से आए हैं, मृत जीवों से, जो सड़ते रहते हैं। मृत पौधे जैसे पौधों की पत्तियाँ गिर जाती है, टहनियाँ गिर जाती है, वो सब क्या होता है बेटा, अपघटित होते रहते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा और मिट्टी में मिलते रहते हैं। फिर उनके जो पोषक होते हैं ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पुलटने तथा पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तो मिट्टी को पलटने से क्या हो जाता है बेटा, जो पोषक तत्व हैं, पोषक पदार्थ है, वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी को उलटना पुलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है बेटा, इसे उलटने पुलटने और पोला करने से क्या होगा बेटा, इसमें मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने से इसमें जो पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग पौधे कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पुलटना पोला करना फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उलटना पुलटना पोला कैसे करते हैं हम, ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं। इससे क्या होता है, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं ना, केंचुए भी ऊपर आ जाते हैं और ये मिट्टी को पलटकर ये भी पोला करते रहते हैं। अब देखो बेटा, मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आता है आपका, जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल किसके बने होते हैं बेटा, लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। हल किसके बने होते हैं, लकड़ी और लोहे के। और कैसे पोला करते हैं, हल चलाकर। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर मिट्टी बिल्कुल सूख गई है बेटा तो पहले क्या दे देते हैं, इसमें पानी दे देते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। अब जब बड़े बड़े ढेले हो जाए मिट्टी के तो उसे पाटल की सहायता से तोड़ देते हैं। किसकी सहायता से तोड़ते हैं बेटा, मिट्टी के ढेलों को पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है, खेत को समतल मतलब प्लेन करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है और पाटल द्वारा क्या करते हैं, हम खेत को समतल करते हैं। याद रखना है, खेत को समतल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पाटल का। ठीक है बेटा, एक औजार है ये। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। मतलब बुआई मतलब बीजों को बोने से पहले हम क्या देते हैं, खेत में पानी देते हैं। और जुताई के समय क्या करते हैं, जुताई के से पहले खाद दे दी जाती है, जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो खाद दी जाती है कब, जुताई से पहले। ऐसे भी आप कह सकते हो, जुताई से पहले भी खाद दी जाती है तो वो मिट्टी में आसानी से मिल जाती है, अच्छी तरह से मिल जाती है। और बुआई से पहले खेत में क्या दिया जाता है बेटा, पानी। ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। हमेशा तो आपको मैंने ये जो बताए थे वो याद रखनी है। पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद तैयार देते हैं, खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। ये सातों प्रोसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट आपका कृषि औजार। तो हम कौन कौन से कृषि औजार यूज करेंगे, अब ये देखो। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, जो बताया बेटा, पोला करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए जो से औजार यूज किए जाते हैं वो याद रखने हैं बेटा आपको, हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। ठीक है, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए। अब ये देखो, हल तो आपने देखा बेटा, ये हल सबने देखा होगा, है ना। इसके ये पार्ट दिखा रखे हैं बेटा। ये जो ऊपर की ये लकड़ी जो दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं जोत। ठीक है। और जो ये बीच की लकड़ी दिख रही है इसको कहते हैं हल शेफ्ट। तो क्या कहते हैं, हल शेफ्ट। और ये जो बीच वाले के नीचे लग रही है ये लोहे की पत्ती होती है बेटा, इसे हम कहते हैं फाल। क्या कहते हैं, इसे हम फाल। देखो यहाँ अलग से दिखा रखी है, ये जो बीच वाला यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ दिखा दिया बेटा, ऐसे अलग निकाल के। तो ये जो डंडी आपकी जा रही है, देखो बेटा
आपको दिख रहा है ये? यहाँ जो आपको ये डंडी दिख रही है, ये ऊपर वाला जोत है बेटा, ऊपर वाला हिस्सा जोत है, और ये बीच वाली जो लकड़ी ये है, ये क्या है, इसका नाम हल शैफ्ट है। और ये जो नीचे वाली बिल्कुल नीचे जो दिख रही है बेटा, ये जो नीचे दिख रही है, ये है हमारा फाल। ठीक है, लोहे की पत्ती होती है, तिकोनी पत्ती होती है ये। तो ये इसके पार्ट है, आपको पता होने चाहिए, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। अब हल का क्या करते हैं हम बेटा? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। तो देखो कितना प्रयोग होता है हल का उपयोग, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि हल का उपयोग क्या किस चीज़ में करते हैं। जुताई में करते हैं, खाद उर्वरक मिलाने में, खरपतवार निकालने में, मिट्टी खुरचने के लिए करते हैं। याद रखना बेटा, 4 उपयोग दे रखे हैं, जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। ये तो सबने देखा है बेटा, लकड़ी का बना होता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। ये मैंने अभी दिखाया बेटा, जो ये नीचे है, ये है आपकी मजबूत तिकोनी पत्ती। ठीक है, ये देखो, ये जो नीचे दिख रही है, ये आपको ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारी है फाल, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती, जिसे हम कहते हैं फाल। फाल किसे कहते हैं? जो हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, उसे फाल कहते हैं। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को फाल कहते हैं। अब हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। ये भी याद रखना है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। ये देखो बेटा, ये जो लंबी लकड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पर जो लंबी लकड़ी दिख रही है, ये वाली जो लंबी लकड़ी है, इसको हमने यहाँ पे अलग से निकाल के भी दिखा दिया। ये जो लंबी लकड़ी है, इसे हल शैफ्ट कहते हैं। ये बीच वाले हिस्से को यहाँ निकाल के दिखाया गया। और नीचे वाला ये जो है बेटा, यहाँ पे आपका ये है, अभी आपको बताया, फाल है कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? जोत से। ये जो आपकी तिकोनी, नीचे तिकोनी पत्ती है, ये लंबी डंडी है, जिसे हम हल शैफ्ट कह रहे हैं, और ये जोत से जुड़ी हुई है। ठीक है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं आदमी से सरलता से चला सकता है। लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब लोहे के हल यूज होने लगे बेटा लकड़ी की जगह। कुदाली, कुदाली क्या होता है? यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो कुदाली क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। कुदाली एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। क्या होती है बेटा इसमें? ये देखो, यहाँ पर दिखा रखी है कुदाली, ये दिख रहा है, ये लकड़ी अथवा लोहे की छड़ है। ये लोहे की छड़ दिख रही है बेटा इसमें, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट, ये दिख रही है बेटा, चौड़ी और मुड़ी प्लेट है एक सिरे पर, ये दिख रही है यहाँ पे आपको। ये हैंडल है, और ये जो ऊपर ऐसे पकड़ने के लिए ये दिख रहा है, ये पकड़ कहलाएगी। और यहाँ पर ये नीचे जो लंबी डंडी दिख रही है, इसको हम छड़ कहेंगे। और जो इधर साइडों में हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है बेटा साइडों वाला, ये जोत कहलाएगा। जैसे हल की तरह ये साइडों वाला था ना, उसको हमने जोत कहा था। जो ऊपर लंबी लकड़ी थी हल में, ऐसे ये नीचे तिकोनी पत्ती थी, और ये जो था ये जोत था। ऐसे इसमें ये जो ऐसे है ना बेटा, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? जोत है। ठीक है, और ये मुड़ी प्लेट चौड़ी, और ये पकड़ ऊपर से पकड़ेंगे, ये हैंडल है। ये है हमारी कुदाली। क्या है बेटा? कुदाली। तो इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जो एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये ब्लेड की तरह कार्य करती है बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। दूसरा सिरा किसके द्वारा खींचा जाता है? पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। अब कल्टीवेटर क्या होता है? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। ये दिख रहा है बेटा, ये जो पीछे दिख रहा है, ये क्या है? इसका कल्टीवेटर लगा हुआ है पीछे इसमें ट्रैक्टर में। ये खींच के क्या कर देता है? मिट्टी को जोतने के काम आता है। मिट्टी की क्या करते हैं हम? जुताई करते हैं, जो खेतों में होती है बुआई से पहले। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। श्रम मतलब मेहनत की, और समय दोनों की बचत होती है ये कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए। अब देखो बेटा, इसमें
बुआई क्या होती है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो पहले हमने क्या करना है, बुआई में क्या करना है, अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बुआई क्या होती है? फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जिससे ज़्यादा फसल होए उसको प्राथमिकता देता है। अब बीजों का चयन, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। जो टूट फूट जाते हैं बेटा, जो छोटे बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जो छोटे बीज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। लोहे, इसमें कांच का गिलास ले सकते हो बेटा। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी है? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। जो मैंने बताया, जो खोखले हो जाते हैं, जिनमें कुछ नुकसान हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। ये याद रखना है आपको। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। तो हम उनको धो लेते हैं। पहले धोएंगे तो क्या होगा, जो ख़राब बीज हैं वो ऊपर आ जाते हैं हल्के होने के कारण। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब बीज किससे बोते हैं बेटा, इसके लिए औजार पता होने चाहिए हमें। परंपरागत औजार मतलब जो परंपरा से, पुराने समय से जो चले आ रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत औजार कहते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ये कीप के आकार का है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। और ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे पाइप दिख रहा है आपको। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ऐसे मिट्टी को इस हल के साथ ही यहाँ दिख रहा है बेटा, ये जोड़ देते हैं, ऐसे कीप में डालते हैं और ये नीचे से मिट्टी में चले जाते हैं। बीज बोने का ये क्या है, सबसे पुराना तरीका है। अब सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। ये जो दिख रही है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल। याद रखना है आपको, पेपर में ये बना के पूछ सकते हैं इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सीड ड्रिल। ठीक है, आजकल इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। अब बीज जो हम गिरते हैं बेटा खेतों में, तो क्या होता है, उसको पक्षी खा जाते हैं। तो पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोकने के लिए हम सीड ड्रिल द्वारा करते हैं कि वो नीचे जो सीड मतलब बीज और ड्रिल मतलब वो छेद करके नीचे घुस जाता है। ये इसके द्वारा छेद हो जाते हैं मिट्टी में। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, देखी होगी बेटा, नर्सरी, जिसमें छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। आजकल जो गलियों में भी बेचने आते हैं, देखा होगा ना आपने, सड़कों पे कहीं ना कहीं तो नर्सरी होती है। पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार होने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे पौधशाला में उगाए जाते हैं। ऐसे भाई धान की फसल बेटा हम ऐसे ही उगाते हैं। पहले उन्हें हम छोटे छोटे पौधों को उगाते हैं, फिर उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपित कर देते हैं, लगा देते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उनके बीच में ज़्यादा वो आपस में ना सटें, इसके लिए दूरी होना भी ज़रूरी है। इसलिए पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। पर्याप्त मतलब जितनी उनको उचित मात्रा में चाहिए उतने मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। बीच में से अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको हटा भी दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं बेटा? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। क्या होता है बेटा, जब हम फसल को बार बार बोते रहते हैं तो हमारी जो मिट्टी है खेत की, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उसमें हम खाद एवं उर्वरक डालते हैं।
मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो पौधों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? खनिज पदार्थ आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, मतलब एक फसल काटेगा दूसरी फसल जब उगा देगा, तो खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो ये पोषक कैसे खत्म होते हैं बेटा? देखो, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। तो इस कमी को, क्षति मतलब इस नुकसान को, कमी को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं, और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? खाद देना कहलाता है। तो जब फसल को उगाते रहते हैं तो उसमें क्या हो जाती है? पोषकों की कमी, और इस कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या कहते हैं? खेतों में खाद देते हैं, और यह प्रक्रम क्या कहता है? खाद देना कहलाता है। अब खाद क्या है बेटा? एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद क्या है? एक जैविक पदार्थ है जो कि किससे प्राप्त होती है? पौधे या जंतु अपशिष्ट से। पौधे, जैसे पौधों के पत्ते, टहनी गिरती रहती है तो वो उनके अपशिष्ट बन जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, ऐसे जंतुओं का अपशिष्ट होता है बेटा। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है? जो पत्ते वत्ते हैं, जो जंतु अपशिष्ट हैं, वो गड्ढे में डाल देते हैं। जैसे जो गोबर, जिसको हम कहते हैं बेटा, जंतु अपशिष्ट को गोबर कहते हैं, उसको ऐसे एक गड्ढे में डाल देते हैं और फिर इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन मतलब इसको सूक्ष्म जीवों द्वारा खाया जाता है, फिर छोटे छोटे रूप में बदल दिया जाता है, और फिर अपघटित पदार्थ किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ये तो आपने पढ़ा है ना बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय।